उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन लेकर आए हैं। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर से बिलोंग करता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई के एग्जाम बोर्ड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो सीबीएसई है वो दो चीजों को प्रेफरेंस करती है, एक एनसीईआरटी और एक उसका एग्जाम्पलर। तो उसके एग्जाम्पलर में से ये वाला क्वेश्चन है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इधर उधर की चीजों में, सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या है कि आपको यहां पर x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई के साथ ब्रैकेट के अंदर log y माइनस का log x और प्लस का 1, ये चीजें हमें यहां पर दी हुई हैं और इसका हमें क्या करना है, यहां पर सॉल्यूशन फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, वो वाला काम होगा, इक्वेशन फाइंड करनी है मतलब। तो कहानी को समझो ध्यान से। हम लोगों ने जो अपने चैप्टर नंबर 9 में इक्वेशन को फाइंड करने के रिजल्ट सीखे हुए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करने के, तो हमारे पास कुछ गिने चुने ऑप्शन ही है। हालांकि जब हम लोग अपनी हायर क्लासेस में जाते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन क्लास 12 के हिसाब से हमारे पास कुछ गिने चुने ऑप्शन है। जैसे पहला ऑप्शन था कि सेपरेटिंग मेथड, आप क्या करो, वेरिएबल्स को अलग अलग सेपरेट कर दो। जैसे एक्स वाले वेरिएबल को अलग सेपरेट कर दो, वाई वाले वेरिएबल को अलग सेपरेट कर दो, वो एक्स के नीचे जाएगा, वो वाई के पास जाएगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, फाइनली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम लोग यहाँ पर होमोजीनियस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। होमोजीनियस वाले क्वेश्चन में हम y की जगह vx पुट करते थे, इस तरीके से कहानी चलती थी। उसके बाद ऐसे ही हम लोग और आगे गए तो हम लोगों ने वहां पर इक्वेशन बनाई थी कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वो सब हम लोगों ने पढ़ा था। मतलब 9.4 में सेपरेशन आई थिंक सीखा था, 9.5 में होमोजीनियस वाला सीखा था, और 9.6 की वो अलग ही इक्वेशन थी, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। इस तरीके की कहानी आपके पास थी। तो ऐसी इस कहानी में से सबसे पहले ना डिफरेंशियल इक्वेशन की यही गंदी बात होती है कि यहां पर आपको क्वेश्चन देखकर कभी भी ये पता नहीं चलता, मतलब आप देखते ही नहीं बता सकते कि यहां पर कौन सा मेथड यूज होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा। जैसे यहां पर मुझे देखकर नहीं पता चलेगा कि मैं यहां पर सेपरेशन लगा दूं, होमोजीनियस लगा दूं, क्या लगा दूं, मुझे नहीं पता चलेगा। लेकिन क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा देखूंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर उधर सॉल्व करूंगा और फिर अपना यहां पर कुछ ना कुछ जाके तरीका लगाऊंगा। सबसे पहली बात एक चीज और आपको बता दूं कि जब भी आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आपके लिए सबसे बेनिफिट का ऑप्शन ये रहता है कि आप dy बाई डी एक्स, जो आपका डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स, उसको अलग कर दो और बाकी सबको एक तरफ छोड़ दो। सबसे पहला डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मतलब कहा जाता है ना कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो सबसे पहले आप यही यूज करते हैं किसी क्वेश्चन में कि आप वहां पर उसके डिफरेंशिएशन को एक तरफ रख लो, बाकी सबको दूसरी तरफ छोड़ो। सबसे पहला काम तो यहां पर ये होता है। तो ऐसा ही कुछ काम मैं यहां पर करने वाला हूं, जिसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो मुझे dy बाई डी एक्स दिख रहा है इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस dy बाई डी एक्स के बगल में मुझे यहां पर ये x दिख गया, इस डिफरेंशिएशन के बगल में मुझे यहां पर ये x दिख गया। तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो डिफरेंशिएशन को अकेला छोड़ना है, तो ये जो इसके मल्टीप्लाई में x लिखा हुआ है मैं इसको यहां से हटा के यहां डिवाइड में ले आऊंगा। भाई आपको पता है मल्टीप्लाई से कोई रिजल्ट हटता है तो डिवाइड में जाता है, तो मैं x को यहां से हटा के इसके नीचे लेकर आऊंगा। तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y के नीचे कौन चला जाएगा, ये x चला जाएगा, भाई मल्टीप्लाई से उधर आके डिवाइड में, और वहां लिखा हुआ है log y माइनस का log x और बाहर की तरफ प्लस का 1। ये रिजल्ट आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा और क्या कर सकता हूं, मुझे और क्या देखकर लग रहा है कि मैं क्या यूज कर सकता हूं, उसको भी समझना। ये जो आपको यहां पर ये log y माइनस log x दिख रहा है ना, ये जो log y माइनस का log x लिखा हुआ है, यहां पर log की एक प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है लोगारिथम फंक्शन की, वो यूज हो सकती है। वो क्या प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी है सबसे इंपॉर्टेंट कि log प्लस वाले को मल्टीप्लाई में करता है, मैं लिख देता हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि log a प्लस का log b इज इक्वल टू log ऑफ ए बी होता है।
अगर लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट है और प्लस की फॉर्म में लिखा हुआ है, लोग ए के पास अलग है, लोग बी के पास अलग है, और दोनों अगर प्लस की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वहां पे ना लोग की एक प्रॉपर्टी लग जाती है। वो प्रॉपर्टी होती है कि वो फंक्शन लोग के साथ जो ए बी अलग अलग थे, अब वो मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। और ऐसी ही प्रॉपर्टी लगती है कि अगर कहीं पर लोग ए और लोग बी माइनस की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो वहां पर रिजल्ट लोग के साथ जो ए और बी है वो यहां पर डिवाइड में चला जाता है, मतलब लोग ए अपॉन बी हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ रिजल्ट मुझे यहां पर दिख रहा है, ये रहा लोग वाई माइनस का लोग एक्स। दो चीजें दिखी, दो अलग अलग वेरिएबल दिखे, एक वाई दिखा एक एक्स दिखा। लोग दोनों के पास अलग अलग है, दोनों के पास माइनस में दिखा हुआ है, तो वो डिवाइड में चला जाएगा। मतलब मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं लोग के साथ y अपॉन एक्स। लोग y माइनस लोग x को क्या लिखूंगा, लोग y अपॉन एक्स, और बाद में लिखा हुआ है प्लस का 1। क्या ये कहानी आपको समझ आई? इतनी छोटी सी, ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ। अब यहां पर देखने पर क्या पता चल रहा है, जरा उसको समझिएगा। यहां पर देखने पर मुझे y अपॉन एक्स टाइप का दिख रहा है, जैसे यहां y अपॉन एक्स दिखा, यहां पर भी y अपॉन एक्स दिखा। अब याद करो हम लोगों ने अपने एनसीईआरटी की जो हम लोग 9.5 कर रहे थे, एक्सरसाइज नंबर 9.5, आई थिंक हाँ 9.5 ही है। वहां पर हम लोग ये देख क्या करते थे, वहां पर हम लोग जब हमें y अपॉन एक्स मिलता था क्वेश्चन में, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज नंबर 9.5 है, वहां पर जब हमें किसी क्वेश्चन में y अपॉन एक्स मिलता था, तो हम लोग क्या करते थे, उस y अपॉन एक्स का एक नया नाम दे देते थे, एक नया वेरिएबल नाम दे देते थे v। याद करो, जब हमें वहां पर y अपॉन एक्स मिलता था, तो y अपॉन एक्स का हम एक न्यू वेरिएबल नाम दे देते थे। क्या नाम देते थे उसका? v। याद आया आपको? y अपॉन एक्स का क्या नाम देते थे? v। सेम ऐसी ही कहानी यहां पर कुछ होने वाली है। एक बात बताओ, अगर मैं y अपॉन एक्स का नाम v दे दूं, y अपॉन एक्स का नाम v दे दूं, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी? v की x में मल्टीप्लाई कर दो, y की वैल्यू vx होगी। तो ऐसी ही कहानी यहां पर यूज करने वाला हूं। मैं क्या करूंगा, मैं लेट करूंगा यहां पर, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स। y इज द x मल्टीपल v मल्टीपल ऑफ x, y जो है वो v x का v टाइम्स ऑफ मल्टीपल है। तो अगर आपको पता है आप यहां पर y की जगह vx पुट करते हो, तो आपको उसकी वैल्यू भी दोबारा देनी पड़ती है, मतलब उसकी उधारी भी चुकानी पड़ती है। तो अगर हमारे पास यहां पर y की जगह vx है, तो हम यहां पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू वापस देंगे, क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग y को हटाकर अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन को दो अलग अलग वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं। एक वेरिएबल हमारे पास x है जो ऑलरेडी भी था, और अब एक नया वेरिएबल आ गया v। तो ऐसी ही कहानी मुझे कुछ यहां दिख रही है, y इज इक्वल टू वी एक्स लिखा हुआ है। तो अगर y इज इक्वल टू वी एक्स है, तो मैं यहां पर इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू पुट करूंगा वापस। तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो सेम टू सेम x है। तो अगर y इज इक्वल टू वी एक्स है, तो आप एक काम करो, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x। आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। अब y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स होगा, और यहां पर तो v और x दोनों के दोनों ही वेरिएबल है, ऐसा नहीं है कि v कांस्टेंट है, दोनों ही वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, v और x में प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो v फंक्शन एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस x फंक्शन एज इट इज रहेगा, v का डिफरेंशिएशन dv ओवर dx हो गया। मतलब हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, v बन जा तो v हो जाएगा, और प्लस का x dv अपॉन dx, प्लस का x dv अपॉन dx। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई v प्लस एक्स dv अपॉन dx। तो अगर आप लोग अब y की जगह vx पुट करेंगे, तो आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, जो वैल्यू है v प्लस एक्स dv अपॉन dx। क्या ये छोटी सी कहानी समझ आई? इसको रफ करते हैं। ये छोटा सा फंडा समझ आया? ये क्या हुआ, अगर आप y अपॉन एक्स की जगह v बोल दो,
या v की y की जगह vx बोलो, ये करते हो तो इसकी वैल्यू भी करनी पड़ेगी। तो आ जाओ करते हैं। तो जहां जहां अब मुझे dy बाई dx दिखेगा, जहां जहां मुझे dy बाई dx दिखेगा उसकी जगह सिंपल मैं यहां पर v प्लस एक्स dv अपॉन dx पुट कर दूंगा। तो मुझे यहां पर dy अपॉन dx दिखा, तो इस dy अपॉन dx की जगह मैं पुट करूंगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। और यहां पर आपका y अपॉन एक्स, देखो y की जगह vx है, या x को नीचे ले आओ, y अपॉन एक्स की जगह v बोल दो, एक ही बात है भाई। आप y की जगह vx पुट करोगे, x से x कट जाएगा, v ही तो बचेगा। या x को y के नीचे ले आओ, y अपॉन एक्स हो जाएगा और उसकी वैल्यू v मिल जाएगी, एक ही बात है। मतलब जहां जहां मुझे y अपॉन एक्स दिखेगा वहां वहां मैं v पुट करूंगा। तो मुझे यहां दिखा, इसकी जगह मैं v पुट करूंगा। लोग के साथ भी y अपॉन एक्स दिखा, तो लोग के साथ भी v हो जाएगा। और प्लस का 1 तो जस्ट एक नंबर है, उसका आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो एज इट इज रहेगा। अब सोचो, अब क्या कर सकता हूं। अब मेरे को यहां पर v जो है वो ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है, तो एक काम करो, v को ब्रैकेट के अंदर भेजो। तो v प्लस का x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, जब v को ब्रैकेट के अंदर भेजोगे तो v log v हो जाएगा, और v को 1 के पास भेजोगे तो v हो जाएगा। अब ये प्लस के v से प्लस का v कैंसिल हो गया, आपके पास बचा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v log v। ऐसा करने से फायदा क्या होता है, ऐसा करने से आप वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म पे पहुंच जाते हो, मतलब एक ऐसी फॉर्म पर पहुंच जाते हो जहां पर आप वेरिएबल को अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। जैसे यहां देखो, यहां पर आपके पास एक वेरिएबल dv दिख रहा है जिसके पास ये वाला रिजल्ट चला जाएगा, एक वेरिएबल आपको dx दिख रहा है जिसके पास ये वाला रिजल्ट चला जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, जरा dx को उधर भेजो, तो यहां x dv लिखा हुआ है और वहां v log v के साथ कौन चला जाएगा, dx चला जाएगा। अब फिर से नई बात, क्या वो बात है कि हमें तो dv के पास सिर्फ v वाला वेरिएबल चाहिए और dx के पास सिर्फ x वाला वेरिएबल चाहिए। तो यहां पे सोचो, dv के मल्टीप्लाई में कौन है, x। तो एक काम करो, इस x को यहां से हटाओ और यहां पर dx के नीचे लाके लिख दो। कहानी समझ आई भाई। यहां पर dv के पास x है, हमें तो v चाहिए था, तो एक काम करो, x को यहां से हटाओ और इस dx के नीचे लाके लिख दो। और ऐसी ही कहानी कुछ यहां पर हो जाएगी। यहां पर dx के पास ये v वाले वेरिएबल हैं, v log v। हमें तो dx के पास x चाहिए था जो हमने कर दिया, तो ये तो एक्स्ट्रा है, तो इसको यहां मल्टीप्लाई से हटाओ और यहां डिवाइड में लाके लिख दो, तो ये dv अपॉन में v log v हो जाएगा। अब यहां पर जब हमारे पास वेरिएबल्स अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनका इंटीग्रेशन करते हैं दोनों तरफ, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, आप यहां पर भी इंटीग्रेशन करो, आप यहां पर भी इंटीग्रेशन करो। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे बहुत सिंपल सा दिख रहा है, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, जो बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला। लेकिन इसका इंटीग्रेशन भी मुझे काफी सिंपल दिख रहा है, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 7.2 है, 7.2 जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, मुझे वैसा कुछ यहां पर दिख रहा है। जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने log v का नाम दिया, तो log v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v होगा और वो यहां पर रखा हुआ है। तो एक काम करो, नाम दे दो, आप लेट कर लो t इज इक्वल टू log v, आप t इज इक्वल टू log v लेट कर लो। तो t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt अपॉन dv, log v का हो जाएगा 1 अपॉन v और वो dv यहां पर आ जाएगा। मतलब dv अपॉन v की जगह आप लोग dt पुट कर सकते हो। तो यहां करते हैं, dv अपॉन v की जगह, ये dv और अपॉन ये वाले v की जगह आप यहां पर dt पुट कर सकते हो। log v का नाम आपने यहां पर t दिया, तो यहां पर ये t हो जाएगा,
राइट साइड मुझे बहुत ही सिंपल सी दिखाई दे रही है, क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन log x हो जाएगा। और एक बात बताओ, जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आप कांस्टेंट लगाते हो c, यहां पर सारे रिजल्ट ही log में आने वाले हैं, तो जो मैं कांस्टेंट लगाऊंगा वो भी log c की फॉर्म में लगाऊंगा। अच्छा, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t हो जाएगा। यहां पर log x लिखा हुआ है और यहां पर प्लस का log c लिखा हुआ है। ये समझ आया ना, मैंने c के साथ सिर्फ c ना लिख के log c क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में जब आप इंटीग्रेशन करते हैं और सारे के सारे रिजल्ट ही log की फॉर्म में आ जाए, ये भी log की फॉर्म में आ जाए, ये भी log की फॉर्म में आ जाए, तो कोशिश करो, मतलब ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि जो आपका कांस्टेंट है, जो रिजल्ट में आपने कांस्टेंट लगाया है उसके पास भी log लगा दो, क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है लेकिन। अच्छा सुनो, log t इज इक्वल टू log x प्लस log c आ गया। और क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां पर एक छोटी सी चीज देखो मुझे दिखाई दे रही है, log x प्लस log c, ये दोनों के दोनों प्लस की फॉर्म में लिखे हुए हैं और दोनों के पास अलग अलग log है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि log जब प्लस की फॉर्म में लिखा होता है और अलग अलग लिखा होता है तो वो मल्टीप्लाई में होता है। जैसे यहां पर माइनस में लिखा था तो डिवाइड में था, प्लस में लिखा है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो log t इज इक्वल टू log के साथ xc आ गया। अब सोचो, यहां लोगरिथम फंक्शन के अंदर t लिखा हुआ है, यहां लोगरिथम फंक्शन के अंदर x और c लिखा हुआ है, तो अगर आप इनके अंदर वाले फंक्शन को कंपेयर करोगे, भाई यहां भी log सेम है, यहां भी log सेम है, अगर आप अंदर वाले फंक्शन को कंपेयर करोगे तो यहां पर t लिखा हुआ है, यहां पर x और c लिखा हुआ है, तो आपके पास t इज इक्वल टू एक्स सी आ जाएगा। अब सोचो, t का असली मतलब क्या था, t का असली मतलब तो log v था, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा log v इज इक्वल टू एक्स सी, ये वाली कहानी आ जाएगी आपके पास। सोचो, जब आप log v इज इक्वल टू एक्स सी लिखा हुआ है और v के पास से ये log हटाना चाहते हो, तो आपको पता है जब आप लोगरिथम फंक्शन को हटाते हो तो वो आगे जाके एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। मतलब अगर log v इज इक्वल टू एक्स सी लिखा हुआ है और आप v की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो e की पावर एक्स सी हो जाएगा। भाई आप v के पास से log फंक्शन को हटाना चाहते हो तो log हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उस तरफ जाके एक्सपोनेंशियल की पावर में चढ़ जाएगा। मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर, जैसे log v इज इक्वल टू एक्स सी था तो v की वैल्यू e टू द पावर एक्स सी हो जाएगी। अब सोचो, अब v का भी असली मतलब क्या था, क्योंकि जो हमारा मेन क्वेश्चन था उसमें दो वेरिएबल थे, एक तो y और एक x, तो ना ही हमें t की जरूरत है ना ही हमें v की जरूरत है। हमें t दिखा, उसको हटाने के लिए मैंने जो नाम दिया था log v उसे पुट करा, मुझे फिर से v दिख रहा है तो v को हटाने के लिए क्या करूंगा, y अपॉन x, तो यहां पर आ जाएगा y अपॉन x इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स सी, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स सी, या फिर x को डिवाइड से हटाओ और यहां जाके मल्टीप्लाई में लिख दो और पीछे से e की पावर एक्स सी एज इट इज रह जाएगा। y इज इक्वल टू x के साथ e की पावर एक्स सी आपका एज इट इज रह जाएगा। तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन की कहानी थी, वो हमारा फाइनल आंसर आ गया है, जहां पर सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट था ये वाला कि dy बाई डी एक्स को अलग करो, बाकी सारी चीजों को एक साथ करो, y अपॉन एक्स दिखा, नाम v दो, क्वेश्चन की कहानी को आगे बढ़ाओ। तो क्या ये क्वेश्चन समझ आया आपको, कमेंट करके बताओ।